10th में मेरे 79% थे, फिर 12th में 10% का डिक्रीज हुआ, मेरे 69 कुछ आ गए थे। रैंक शायद 25,000 चल रही थी एक महीना पहले पेपर। 25,000 रैंक टेक्स्ट बुक में? हाँ, मेन से। और वो 25,000 से सिर्फ सवा महीने के अंदर अंदर मेरी 25,000 से 12-13 पे आई, फिर 5 पे आई, लास्ट में तो यूं मान लो कि डबल डिजिट रैंक आ गई। प्री में मेरा 151 था, रोज मेंस में मेरा 330 था। जीके में 42-75 में से? फिल्में देख ली, इंग्लिश उनसे भी इम्प्रूव होती है। एफकेट के लिए मैं एलिजिबल नहीं था, वो मैं देना चाहता था। एलिजिबल क्यों नहीं थे? 60% चाहिए उसमें ग्रेजुएशन। अच्छा। मेंस मेरा मिस ही हो गया, उसमें प्री का एडमिट कार्ड लेके जाना होता है, तो मेरा केयरलेस एटीट्यूड था, मैं लेके नहीं गया। इस साल 2022 वाले सीजीएल में मैंने अटेम्प्ट दिया था, जिसमें मेरी 797 रैंक है, और मैंने जीएसटी अपना प्रेफरेंस में डाला था, जो कि मुझे मिल चुकी है। अब आप सबसे पहले तो ये बताओ कि आपके स्कूलिंग में और कॉलेज में 10th 12th में कितने % मार्क्स थे? क्योंकि लोगों के मन में एक धारणा बनी हुई है कि भाई जो टॉपर्स होते हैं वही सीजन निकाल सकते हैं, तो वो धारणा तोड़नी है लोगों की हमें। तो बताओ आपके कितने थे मार्क्स? देखिए, मार्क्स का तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि मार्क्स अच्छे हैं तभी आप पर्टिकुलर एग्जाम निकाल सकते हो, अच्छे नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते। मेरे भी कोई खास ज्यादा मार्क्स नहीं थे। 10th में मेरे 79% थे, फिर 12th में 10% का डिक्रीज हुआ, मेरे 69 कुछ आ गए थे। ग्रेजुएशन में मेरे फिर 10% गिर गए थे, 57.76 है। ये देखो 57। वो भी आर्ट्स में। आर्ट्स में, मतलब आर्ट्स का लड़का, हिसार का रहने वाला लड़का 57% नंबर और 67% नंबर 12वीं में, और फिर भी सीजन निकाला। तो जो स्कूलिंग थी वो कैसे, मतलब हिंदी मीडियम से थी, इंग्लिश मीडियम से थी आप? नहीं, स्कूलिंग हमेशा मेरी इंग्लिश मीडियम से स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से ही रही है। स्कूल में इतना ज्यादा वो पढ़ने की इच्छा नहीं थी, कुछ ये कह लो या कुछ भी कह लो। खेल कूद में लगे रहते थे उस टाइम पे, स्पोर्ट्स वगैरह में भी इन्वॉल्व थे थोड़ा। तो उस चक्कर में पढ़ते तो कम थे ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ एक्सीलेंट मैंने किया नहीं अपनी स्कूलिंग में। सीजीएल की तैयारी आपने कितने महीने में निकाली? अभी मैं तो सुन के शॉक हो गया था, अब आप भी सुन लो एक बार, क्या बताएंगे कितने महीने में इन्होंने सीजीएल को निकाला है? देखिए, वैसे तो हर कोई कह देगा सिलेक्शन के बाद कि मैंने इतना पढ़ा, 10 दिन पढ़ा, 15 दिन पढ़ा, लेकिन मैं सच्चाई बताता हूँ। वैसे मैं टच में था, 1-2 साल से तैयारी के टच में था। मतलब पढ़ भी लिया, 2-3 घंटे पढ़ लिया, फिर हो सकता है 5 दिन पढ़ा भी नहीं, मतलब ऐसे ऑन एंड ऑफ चल रहा था मेरा। थोड़ा बहुत एक किस्म से पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, मतलब सबकॉन्शियसली थोड़ा बहुत सीखता आदमी, पर ऐसा मेरा कोई सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था वैसे तो। और फिर ये जो 2022 वाला था, इसके लिए मैं आपको टेस्ट बुक के स्कोर्स दिखाऊंगा। मेरी रैंक शायद 25,000 चल रही थी एक महीना पहले। 25,000 रैंक टेस्ट बुक में? हाँ, मेन से। और वो 25,000 से सिर्फ सवा महीने के अंदर अंदर मेरी 25,000 से 12-13 पे आई, फिर 5 पे आई, लास्ट में तो यूं मान लो कि डबल डिजिट रैंक आ गई 1-1.5 महीने के अंदर। और ओवरऑल जो लास्ट के 3 मॉक की एवरेज होती है, वही मेरी 500-600 चल रही थी। 500-600 रैंक। चलो, ये तो आप कह रहे हो 1-1.5 साल से टच में थे, फिर 1-1.5 महीना बहुत ज्यादा पड़े। एक ऐसा बताओ कि 2 महीने ढंग से कितने महीने पड़े? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ढंग से कितने महीने पड़े? असल में प्री हुआ ना मेरा, उसके 15-20 दिन तो मेरे वैसे खराब हो गया। आपको बताया था, भाई भी पुणे रहता था, वो जब गया तब मैं आइसोलेशन में आ गया। वो आइसोलेशन में मैंने अपना यूटिलाइज किया, वो 1.5 महीना में अच्छे से। 1.5 महीना ढंग से पढ़ाई की, दिन के 8-10 घंटे पढ़ाई कह सकते हो। पूरे दिन दिमाग रहता था कि भाई पढ़ना है, सोना है, खाना है। एफिशिएंटली तो पता नहीं कितना होता होगा घंटे। तो प्री में क्या स्कोर आया था आपका? प्री में मेरा 151 था, रोज नॉर्मलाइजेशन में घट ही गए थे, थोड़े से कम हो गए थे। हाँ, 150 था मेरा। और मेंस में क्या स्कोर रहा आपका? मेंस में मेरा 330 था। 330 रॉ था। उसके बाद आंसर की में शायद एक चेंज आया, मेरा 326 हो गए थे। और नॉर्मलाइज होने के बाद? ऐसा मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं है, 331 के अराउंड था मेरा। इसको बाइफरकेट अगर हम करें अलग अलग, किस सब्जेक्ट में कितना कितना, अगर आपको ध्यान हो तो? मैथ्स में मेरा 86 था, एक गलत था, वो भी बोर्ड मास टाइप का क्वेश्चन नहीं, माइनस था वो, पता नहीं सिली एरर हो गया है। जो भी प्रेशर तो नहीं था ऐसा कुछ, पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ, नींद नहीं आई 2 रात पेपर से पहले। वो प्रेशर ही है। और तो रीजनिंग में मेरे 79 थे, और इंग्लिश में मेरे 123 थे। आंसर की के बाद पता नहीं शायद एक क्वेश्चन चेंज हो गया था, तो मेरे 119 हो गए होंगे। और जीके में मेरे 42। जीके में 42-75 में से? हाँ, ये मैं फॉर्चुनेट था, ऐसी कोई तैयारी भी नहीं थी मेरी जीके की। मुझे लग रहा है तुक्के मार के आए होगे आप, गैस वर्क करके आए होगे। हाँ, एलिमिनेशन सा ही था, गैस वर्क ही था, यूं तुक्के तो नहीं मारे मैंने। तो भाई सबसे पहले तो आप अपनी जीके की स्ट्रेटेजी बताओ, क्योंकि जीके में आपके इतना अच्छा स्कोर है, मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा स्कोर हर कोई ला सकता है। मेरे खुद 50 में से 25 आए थे अपने टाइम, तब 50 नंबर का होता था जीके, प्रीलिम्स में आता था सिर्फ। तो मुझे तो 25 भी बहुत ज्यादा लगते थे, तो आपके तो बहुत ही ज्यादा लग रहे हैं मेरे को। जीके की स्ट्रेटेजी असल में तो मेरे को भी बाद में इतना धोखा लगा कि मैंने पहले क्यों नहीं फॉलो की। जीके की एक ही स्ट्रेटेजी है, जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो प्रीवियस ईयर से कवर कर लो। पिनेकल की बुक ले लो, चाहे प्रीवियस ईयर, बढ़िया बुक है, मैंने तो उसी से करे थे। 400-500 क्वेश्चन हो पाए थे मेरे, लास्ट के टाइम पे करे थे, उसमें से ही मेरे 2 क्वेश्चन फंस गए थे। तो उसी एक ही किताब से पढ़े आप सिर्फ? पूरी वो पढ़ नहीं पाया, मेरे को लास्ट में पता चला। अगर मैं किसी को सजेस्ट कर रहा हूँ तो मैं यही कहूंगा कि आप पिनेकल कर लो। ल्यूसेंट वगैरह भी बहुत लेंथी हो जाती है, तो कर नहीं पाओगे। आप पिनेकल करो, वो पूरी रट दो, उसमें आपका एक शॉर्ट
इतने क्वेश्चन तो हो जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो रिपीट जो ही बुक आप बता रहे हो वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू वाली बता रहे हो या एक कोई सब्जेक्टिव वाली बुक आती है उसकी? नहीं, एमसीक्यू है और उसके बाद नीचे एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, एमसीक्यू टाइप की बुक है जो आप तो एक्सप्लेनेशंस पे भी ध्यान दे के करोगे ना उसको अच्छे से, तो उसमें यूं एक सेफ बेसिक सा सेफ स्कोर सा तो आ ही जाएगा आपका। बाकी तो फिर थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स करंट वगैरह कहाँ से पढ़ा? पीडीएफ्स वगैरह करी थी। असल में मैं तो यूं था कि क्रैश कोर्स टाइप में ही चल रहा था मेरा, तो लास्ट में ऐसी कोई प्रिपरेशन नहीं थी मेरी, सिलेबस कंप्लीट नहीं था मेरा। तो मैंने आभास सैनी का किया था, वो जीके का निचोड़ जो आता है वो ढंग से। अच्छा, वो जीके भी पढ़ाते हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, हालांकि आया कुछ नहीं, करंट अफेयर्स का आप कुछ नहीं कह सकते कहां से। तो मतलब आपने एक किस्म से क्रैश कोर्स सब कभी किसी टीचर से पढ़ लिया, कभी का यूट्यूब रैंडम ऐसे चलता रहता। कोई प्रॉपर कोचिंग नहीं लगाई आपने ढंग से? प्रॉपर कोई कोचिंग नहीं लगाई, कोई चीज समझ नहीं आई, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो यूट्यूब पे देख लिया, ऐसे रैंडम चलता रहता था। लेकिन देखो ये सारी चीजें समझना एक नए एस्पिरेंट के लिए इतना इजी नहीं होता कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। टाइम के साथ साथ थोड़ा सा यूं पता चलता है पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना। स्टार्टिंग में 1-1.5 साल तो वैसे ही खराब हो जाता है, पता ही नहीं होता क्या 1-1.5 साल। तो अभी आपकी एज कितनी है? अभी मेरी 24 का हूँ। 24 के अब हुए हो आप, और 2022 में सिलेक्शन, 2022 बैच से आप मतलब एक किस्म से 23 की एज में सिलेक्शन। बहुत छोटी एज में, 23 की एज में जीएसटी इंस्पेक्टर लगना भाई इतना इजी नहीं है बोलना, क्योंकि वो मिनिमम एज ही है एक किस्म से आदमी को 22-23 साल की उम्र तो ग्रेजुएशन करने में हो जाती है। अच्छा, टाइम टेबल थोड़ा सा बताओ कि क्या जो आखिरी का 1-1.5 महीना आप बता रहे हो वैसे तो पढ़ते ही रहते थे सारा ही दिन, लेकिन फिर भी अभी जैसे सीजन 2024 को अगर हम माइंड में रखें, 23 तो निकल गया, 23 का तो जो होना था हो लिया, अब तो मेंस ही है। तो अगर 24 का टारगेट जो एस्पिरेंट्स कर रहे हैं उनको किस हिसाब से अपना टाइम टेबल रखना चाहिए कि उनकी एक प्रॉपर तरीके से तैयारी होती जाए, किस किस सब्जेक्ट को किस किस पोर्शन को कितने कितने घंटे दे, कैसे पढ़ाई? पहले तो खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, जिसको ज्यादा टाइम चाहिए। 24 में भी टाइम है तो आप वीक को भी साथ लेके चलिए। और अब जैसे मैथ्स, रीजनिंग और जीएस है, इंग्लिश है, जीएस में क्या है आप शॉर्ट कुछ कह नहीं सकते, वो उसको थोड़ा कम टाइम दीजिए वो, लेकिन पहले मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को कंप्लीट करके छोड़ दीजिए। और मैथ्स के लिए सारी चीजों के लिए प्रीवियस ईयर बुक चाहिए आपको, प्रीवियस ईयर बुक ही करनी है, कोई कोर्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। और बाद में अगर जरूरत पड़े कुछ समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब से हेल्प ले लें। नहीं, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को भी और कुछ टीचर्स को भी, कि मुश्किल पढ़ने में और पढ़ाने में ज्यादा स्वाद आते हैं उन्हें। जैसे आप बता रहे हो प्रीवियस ईयर पढ़ो, तो क्या वो ऐसा मुश्किल ना पड़े? मुश्किल वो आते तो नहीं है, प्रीवियस ईयर ही आते हैं। और असल में 1-2 कोई आ भी गया तो वो भी ऐसा होता है कि ठीक ठाक सा भी बच्चे तो मतलब वो समय खराब है ना, मुश्किल पढ़ना बिल्कुल खराब ही है। अब एक क्वेश्चन के लिए आप इतना डीप में जा रहे हो, बाकी चीजें भी छूट जाएंगी उससे। तो भाई आप ये देख लो, मेरा भी और जितने भी सिलेक्टेड एक्सपीरियंस है सभी का यही मानना है। और एक ही ऐसा सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की ये सोच है कि बहुत ज्यादा मुश्किल मत पढ़ो। और मेरे पास कोई भी एस्पिरेंट आए, किसी का भी आपने देखी होंगी जितनी भी वीडियोस हैं, मैं सबसे ये सवाल जरूर पूछता हूँ, क्योंकि मेरा ये एम है कि मैं सब एस्पिरेंट्स तक ये चीज पहुंचाना चाहता हूँ कि भाई आप वो चीज करके ना अपना फायदा नहीं कर रहे हो, आप अपना नुकसान कर रहे हो। हमारा मोटिव ये है कि हम एस्पिरेंट्स को गाइड करें अच्छे से और एस्पिरेंट्स को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाए, ना कि एस्पिरेंट्स को डीमोटिवेट और डीमोरलाइज करें। उस चीज से एस्पिरेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल, मेरी खुद की भी प्रिपरेशन के समय ये मेरे साथ दिक्कत आई थी, मैंने अपनी कुछ पुरानी वीडियोस में बता रखी है चीज, तो वो जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी होंगे उनको खैर पता ही होगा। असल में सब हर चीज का कहते हैं ना पेनाकी रामबाण इलाज, वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। उसके बाद आपको खुद से ही पता चलने लगे कुछ चीजें आपकी लैग कर रही हैं तो आप उनको अलग से इंप्रूव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि टफ से टफ क्वेश्चंस कर रहे हो, 27, 28, 29 क्वेश्चंस में काम चल जाएगा। और मॉक टेस्ट किस समय पर स्टार्ट कर देने चाहिए लगाने, कितने समय की प्रिपरेशन के बाद और कितने लगाने चाहिए मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट तो मैं कहूँगा पूरे टाइम ही चलने चाहिए आपके प्रिपरेशन के साथ साथ, क्योंकि मॉक टेस्ट भी एक तरह से तैयारी है, उसमें भी अलग अलग तरह से रैंडम क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाते थे या एक जो प्रॉपर पूरा पेपर वाला आ गया सिर्फ वही लगाते थे? हर तरह के लगाते थे। पहले तो चैप्टर मॉक टेस्ट लगाए थे मैंने, ताकि कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएं सारे, और फिर सेक्शनल भी लगाए, और फिर मैं फुल मॉक देने लग गया था लास्ट के 15-20 दिन। मतलब एस्पिरेंट्स को भी हर तरीके के मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। पहले तो चैप्टर टेस्ट लगा लो, टेक्स्ट बुक वगैरह जो भी ऐप है आपकी, उस पे जो चैप्टर टेस्ट होते हैं उनसे आपका फ्लो बन जाएगा, कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे सारे, मतलब रिवाइज हो जाएंगे रैंडमली आप दोगे तो। फिर आप सेक्शनल दे लो या फुल मॉक दे लो, बस ये चलते रहने चाहिए। और रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, रिवीजन कैसे करनी चाहिए एस्पिरेंट्स को? रिवीजन तो देखिए टाइम टू टाइम, भाई 7 से 15 दिन में जरूर एक बार पढ़ा हुआ घुमा लो, वरना तो सारा साफ हो जाएगा। मतलब एक किस्म से हर हफ्ते का मान लेते हैं कि संडे रख लो रिवीजन के लिए, है ना? हाँ, आधा दिन रख लो। जो 5 दिन पढ़ो 2 दिन रिवाइज कर लो। 5 दिन 6 दिन पढ़ लो, 1-2 दिन रिवाइज कर लो, ताकि जो पुराना पढ़ रहे हो वो भूलना नहीं है। जो पुराना पढ़ रहे हो वो आपको याद रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वो सब चीजें भूल गए। अच्छा, इंग्लिश की वोकैब की अगर बात करें, क्योंकि इंग्लिश में भी आपका स्कोर अच्छा स्कोर है जो आपने बताया, तो इंग्लिश की वोकैबुलरी में लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उसके लिए आप क्या करते थे और क्या करना चाहिए बाकियों को? वोकैब तो देखिए रीडिंग ही है उसका सबसे वन स्टॉप सॉल्यूशन, तो अदरवाइज ब्लैक बुक वगैरह आती है वो आप कर सकते हैं, या नॉर्मल लुइस की जो एक वो आती है। आप कोई पर्टिकुलर ऐसी बुक फॉलो करते थे वोकैब के लिए?
नहीं, मेरा थोड़ा सा रीडिंग बैकग्राउंड रहा है तो मेरे को इतना वोकैब के लिए वो नहीं आया। Issue नहीं आया। ब्लैक बुक के लिए मैंने वो जरूर पीवाईक्यू थोड़े बहुत देखे थे, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। न्यूज़पेपर वगैरह ऐसा कभी नहीं पढ़ा है आपने? न्यूज़पेपर पढ़ते थे? रैंडमली कोई बुक वगैरह पढ़ ली इस तरह से, मतलब ऐसे पूरा डेडिकेटेडली नहीं पढ़ा कि न्यूज़पेपर पढ़ना है मेरे को, ऐसे नहीं ऐसे नहीं पढ़ा, वो काम नहीं करा। बस यूं रैंडमली कभी कोई रीडिंग ले ली इस तरह, फिल्में देख ली इंग्लिश, उनसे भी इम्प्रूव होती है। अच्छा, इंग्लिश मूवीज भी देखते थे हैं? गाने गुने सुन लिए, मूवीज देख ली। देख लो, मतलब भाई ने पूरी मौज ली है। मौज के साथ साथ तैयारी करी है, ऐसा नहीं कि सारा दिन पागलों की तरह पढ़ता ही रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको सारा दिन पढ़ना है। आपका जो प्लान होना चाहिए ना, स्टडी प्लान, जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो एक प्रॉपर होनी चाहिए, एक मतलब सही डायरेक्शन में जाओ आप। ऐसा नहीं कि पागलों की तरह पढ़ो, ढंग से पढ़ो तो सिलेक्शन हो जाता है। सबसे ज्यादा जरूरी तो देखिए यही है कि आप सही चीज पढ़ो। कुछ भी इररिलेवेंट पढ़ रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, ना वो काम आना आपके। सही चीज पढ़ो और टाइम टू टाइम पढ़ो, वही है। और जो वीक आपके जो वीक पॉइंट्स हैं या जो आपके जो वीक सब्जेक्ट है, जिस जो भी आपका पोर्शन है, उस पे मेरे हिसाब से आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। उस पे रखना चाहिए बिल्कुल। और बल्कि अभी तो टाइम है, उसको आप वीक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो इतने टाइम में। तो 24 अभी है टाइम, और बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड मत लेना कि भाई 1 साल 1.5 साल बच रहा है, अभी ढंग से लग जाओ अभी से ही। जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस थी, आपने जो प्रेफरेंस फॉर्म भरा, फर्स्ट प्रेफरेंस आपने क्या भरी थी? जीएसटी डाली थी मैंने। जीएसटी ही डाली थी आपने? जीएसटी क्यों भरी, बाकी पोस्ट क्यों नहीं भरी? देखिए जीएसटी का ऐसा ही है, एक तो मेरा भाई भी इसी डिपार्टमेंट में है। अच्छा। जयपुर जोन में। दूसरा, इसमें थोड़ा वर्दी वगैरह भी मिलती है, और एक वास्ट डिपार्टमेंट है, मतलब इसमें आपको बहुत बोर नहीं होगे जिंदगी में। बोर नहीं होगे, हैपनिंग लाइफ रहेगी, काफी कुछ करने को मिलेगा, काफी काम। और ये डिपार्टमेंट बढ़ता ही जा रहा है, टाइम के साथ ग्रो ही हो रहा है। आपका काम जो है वो चेंज होता रहता है। कस्टम भी जीएसटी का ही पार्ट है मोस्टली। हाँ। जोन्स में कुछ जोन्स में अलग अलग है कस्टम और जीएसटी, मोस्टली में सेम है। तो कभी आप जीएसटी में काम कर रहे हो, कभी कस्टम में, मतलब हर साल 2 साल में नया काम सीखने को मिल रहा है। दूसरा जो बाकी जॉब्स हैं, खैर किसी को हो सकता है वो पसंद भी हो, 9 to 5 है प्रॉपर, जैसे कि क्लरिकल। यहाँ वो काम नहीं है, यहाँ तो फील्ड भी है। अब फील्ड में हो तो रात को 12 भी बज जाए, फ्री होने का शाम को 6 बजे भी फ्री हो जाओ, तो थोड़ा हैपनिंग सी लाइफ है। ये शोज वगैरह में क्या आप 9 से 5 वाले हो जाते हो, और पूरी उम्र एक ही जगह, एक ही जगह, एक ही कुर्सी, एक ही टेबल, पूरी उम्र वहीं बैठ गए। मैं भाई किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, वो तो देखो आपकी अपनी, मतलब वो अलग अलग प्रेफरेंस है। कईयों को जिनको दिल्ली रहना है कि उम्र भर दिल्ली रहना है, उनके लिए एक जगह रहना है, बेस्ट है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कईयों को एक जगह रहना है आराम से, वही फैमिली 9 से 5 का ही टाइम हो, उसके बाद भड़कना हो, इस तरह कईयों की प्रेफरेंस अलग है। जनरली मैंने देखा फीमेल ज्यादा प्रेफर करती है, लेकिन कुछ मेल्स भी करने लगे आजकल की स्टेबिलिटी चाहिए, दिल्ली रहना है या यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है, वो चीज है। तो भाई जैसे आप हिसार के रहने वाले हो, तो वहाँ मतलब प्रॉपर सिटी में रहते हो या गाँव में रहते थे? नहीं, गाँव हमारा जैसे पास ही है, 20 मिनट का रास्ता है, और वैसे हम बचपन से शहर में ही रह रहे हैं। बचपन से सिटी में ही रह रहे हो, आना जाना लगा रहता होगा। सलीमगढ़ गाँव है मेरा, हिसार के पास ही है बिल्कुल। आपकी जो पर्सनैलिटी देख के मेरे को लग रहा है ना, बाल स्टाइलिश, दाढ़ी स्टाइलिश, बॉडी वॉडी, तो मतलब मेरे को लगता है कि आपने पूरी एंजॉयमेंट करी है। तो कभी लड़की थी लाइफ में आपकी, या कैसे क्या? ये तो देखो, ये एस्पिरेंट्स को रहता है ये चीज, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है उनके लिए। तो ये थोड़ा सा बताओ अपने, मतलब थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताओ आप। देखिए, तो सभी की लाइफ में रहती है इतनी जवान उम्र में तो। अच्छा, मतलब थी आपकी भी है? हाँ, पर ऐसा कोई बहुत ज्यादा वो भी नहीं। तो उससे डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ कभी आपको पढ़ाई में? देखिए, डिस्ट्रैक्शन तो अब किस एज में है आप, वो डिपेंड करता है। मैं वो तो मेरे तो कॉलेज लाइफ में थी। फिर छोड़ दिया आपने पढ़ाई के लिए? वो तो किस न किसको छोड़ा, वो तो बाद की बातें हैं। पर वैसे मतलब तैयारी के टाइम पे तो ना ही हो तो वो बेटर है। अब जैसे मेरे तो 2-3 साल से कोई भड़क ही नहीं है, आराम से बैठा। 2-3 साल से अपना पर सिर्फ पढ़ाई चल रही है और कुछ नहीं चल रहा? हाँ, पढ़ाई और वैसे भाइयों में मौज मस्ती जो जितने अपने हरियाणा वाले भाई लोग हैं उन सबको पता ही होगा। तो बिल्कुल मेरे को तो भाई को देख के ना अपने वो स्कूल कॉलेज वाले दिन याद आ गए कि पूरा अपना एंजॉयमेंट करना। मैं भी सिक्का पढ़ता था, लेकिन अब जो मेरे फ्रेंड सर्कल हैं जो मेरे से ये पूछते हैं कि यार तू पढ़ता तो था नहीं, तेरा सिलेक्शन कैसे हो गया? क्योंकि उनकी नजरों में तो मैं पढ़ नहीं रहा ना, क्योंकि उनके साथ तो मैं जब प्रिपरेशन से पहले भी उतना ही घूमता था, प्रिपरेशन के बाद भी उतना, प्रिपरेशन के दौरान भी उतना ही घूमा, अभी भी उतना ही घूमता हूँ। तो जो पढ़ाई का समय था, मैं वो बाकी की जो चीजें थी उनको मैंने कट ऑफ कर दिया। दोस्ती यारी बहुत ज्यादा कम नहीं करी, दोस्ती यारी प्रॉपर रखी, लेकिन और जो जहां जहां मैं टाइम वेस्ट करता था, मुझे लगता था बर्बाद, वो मैंने कम कर दिया। उनमें पढ़ने लग गया रात को लेट। मेरे को जनरली रात को लेट पढ़ता था। मैं भी सेम रात को ही पढ़ता हूँ कि अपना रात को बैठा 9-10 बजे पढ़ने। कई बार तो यूं होता था सुबह के 6 बज गए, 7 बज गए, पापा उठ गए, भाई लॉक खोलने के लिए देख रहे हैं, मतलब पागलों की तरह पढ़ रहा है। हाँ, लेकिन आजकल के एस्पिरेंट्स को मैं देखता हूँ मोस्टली सुबह उठ के पढ़ना प्रेफर करते हैं। 6 बजे 7 बजे उठ गए, ठीक है, वो जिसके जैसा जचे। वैसे तो पेपर भी सुबह ही होता है अपना। मैं रात को पढ़ने की आदत थी, इसलिए मैं नींद नहीं आई। हाँ, नाइट आउल है हम तो और मतलब बाकी लाइफ के लिए, जैसे अब थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज के लिए और इन सब चीजों के लिए भी समय निकालना चाहिए ना लोगों को। उस चीज के बारे में बता दो लोगों को, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। वो तो जरूरी है, फिजिकल हेल्थ तो लास्ट में तो हेल्थ ही काम आनी है आपकी। कोई ये नौकरी वगैरह तो चलो एक पल को ठीक है, पर हेल्थ तो लाइफ लॉन्ग गेम है। वो तो लास्ट मोमेंट तक शरीर नहीं साथ देना। चाहे आप जिम जाओ, चाहे आप योगा करो, चाहे आप। तो आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे?
मैंने तो सारे गेम खेलने हैं देखो। नहीं फिर भी एक होता है ना कि भाई ये कि भाई क्रिकेट का तो मैं बिल्कुल ही हूँ, या क्रिकेट मैं खेलता था 10th तक, बचपन में दिन रात क्रिकेट ही खेलते थे हम। पेपर होते ही दिन में निकल गए, धूप में कोई फर्क नहीं बचपन में 10th तक। उसके बाद 11th 12th मैंने फुटबॉल खेला है। घने तो जो देख हरियाणा के लोग तो यूं कहते हैं यार तू तो रेडी लगाएगा, तू तो आम की रेडी लगाएगा, तू तो मूंगफली की रेडी लगाएगा, तो नंबर ही नहीं आ रहे। आपको कभी ऐसे ताने सुनने को नहीं मिलेगा? नहीं, घर वालों ने फ्रीडम पूरी रखी है, रिस्ट्रिक्शन कभी नहीं कहा भाई कभी पढ़ता नहीं, 10वीं में नंबर नहीं, 12वीं नंबर नहीं, रेडी नहीं लगाएगा? ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं। ना कोई यूं कहा कि तू 9 बजे घर आ रहा है या 10 बजे घर आ रहा है या 11 बजे आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब काफी फ्री रहूं मैं। तो भाई ये पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज है कि आपको अपने बच्चे पे ट्रस्ट करना चाहिए और उसको फ्रीडम देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बिल्कुल बच्चे को बांध के रख रहे हो ना, तो भी उसको मेंटल प्रेशर इतना रहेगा कि वो खुल के पढ़ नहीं पाएगा। भाई को देखो वो हर तरह से फ्री था, वो मतलब हिसार भी रहा, फिर बता रहा पुणे जाके रहा, और जो मेन उसकी तैयारी हुई पुणे तो घूमने गया होगा, पढ़ने के इरादे से तो क्या नहीं होगा भाई? उस टाइम तो पढ़ने के इरादे से ही गए थे खैर। अच्छा पढ़ने के इरादे से गए। चलो जो भी है, मतलब ठीक है, भाई रहता था भाई का तो वहां गया, वहां पुणे में पढ़ा, जैसे भी उस तरीके से प्रिपरेशन करी। तो आप लोग भी ये बंदिश में नहीं बंधना आपको, बस ये है कि जितना भी समय निकाले आलतू फालतू का समय को वेस्ट ना करो और समय को यूटिलाइज करते हो प्रिपरेशन करो। डेली पढ़ते रहो, वो ज्यादा जरूरी है। ना कि 10 घंटे पढ़ोगे, आप कितने दिन सस्टेन कर लोगे उसको? टूट जाएगा वो आपका। उतना पढ़ो जितना रोज कर सको। यूं नहीं है ना कि पूरे दिन में रोटी नहीं खाई तो रात को डिनर में पूरे दिन की रोटी खा लोगे, वो काम तो कर ही नहीं सकते ना। तो डेली एक लिमिटेड सा है, नहीं कि 2 दिन नहीं पढ़े तो 1 दिन में 12 घंटे ना, 3 4 5 6 जितने भी घंटे पढ़ने हैं डेली पढ़ो आप लोग उतने। एक मिनिमम सा टारगेट सेट कर लो भाई कि 3 घंटे पढ़ना है, वो 3 तो देने ही देने हैं। 3 तो निकल जाते हैं, चाहे आप कुछ ही कर लो, ब्याह शादी में ही पढ़ लोगे 3 घंटे तो। हाँ, घर में भी हो, फंक्शन हो, कुछ है तो भी 3 घंटे तो इजीली मैनेज हो जाएगा, जो जॉब नहीं कर रहे उनके लिए। हाँ, और वर्किंग के लिए बाद में उसका 3 का 6 हो रहा है तो वेल एंड गुड, 6 का 9 हो रहा है तो और भी बढ़िया। वो एग्जाम से कुछ दिन पहले 3 का 2 नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो अभी सीजीएल 2023 दिया आपने? 23 दिया मैंने, बिल्कुल। 23 किस लिए, क्या चाहिए आपको? 23 क्यों देना चाह रहे हो आप? देखिए, जो मैंने 2022 का जो अटेम्प्ट दिया था जिसमें मैं सिलेक्टेड हूँ, उसमें मेरी होम टाउन की वैकेंसी नहीं थी, दिल्ली जोन से ही मेरे को टोटल 4 वैकेंसी थी, टोटल 4 थी, यूआर जनरल की की 2 थी। हाँ। तो उसमें तो मेरा होना ही नहीं था, और नौकरी तो चलो देखो सब कुछ 2 तो मुझे लगता है टॉप 10 तक खत्म हो सकती है, 10-12 में हो ही गई। तो इसलिए मेरे यूं है कि दिल्ली जोन तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, फाइनल गोल तो वो है। तो अगर लगा कि दिल्ली मिल रही है तो मैं डीवी वगैरह दे दूंगा, अदरवाइज सीट वेस्ट नहीं करोगे? नहीं, सीट वेस्ट नहीं करूंगा और जॉब भी चेंज नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को एएसओ में जाना है या किसी और में जाना है। मतलब ये इनका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। जोन दिल्ली मिल रही है तो ही मैं करूंगा, अदरवाइज मेरे को कोई ज्यादा, अदरवाइज डीवी देने भी नहीं जाओगे। ये नहीं कि मैं पीओ ले लूं, मैं एग्जामिनर ले लूं, इनकम टैक्स ले लूं, है ना, वो काम नहीं करना। टैग थोड़ी लगवाना है कि सिलेक्टेड इन जीएसटी पीओ एग्जामिनर। नौकरी जो करनी है वही लेंगे। सीट खराब नहीं करनी, क्योंकि जो इंसान इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है उसको कीमत पता है सीट की। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि और भी बहुत सारे पेपर, जैसे बैंकिंग का हो गया, आईबीपीएस हो गया, सीडीएस हो गया, इस टाइप के काफी सारे पेपर आपने निकाल रखे हैं, रिटर्न एग्जाम आपने कई क्लियर कर रखे हैं। थोड़ा सा उसके बारे में बताओ लोगों को कि क्या उसके लिए भी पढ़े थे या वो भी ऐसे ही मौज करते करते क्लियर हो गए? पढ़ता तो आदमी कहीं ना कहीं तो है ही। देखो, कहने की बातें नहीं पढ़े, सबकॉन्शियसली थोड़ा बहुत जो भी रोजमर्रा जिंदगी में 1 घंटा ही पढ़ रहा है उससे भी कुछ सीख रहा है। मतलब आपकी डेली लाइफ रूटीन ही एक इंसान की ऐसी हो जाती है, जब वो पढ़ने में घुसता है ना तो डेली लाइफ रूटीन ऐसी हो जाती है कि उसको हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिल जाता है। भाई कुछ ना कुछ तो सीख ही जाता है आदमी। वो आगे दिखता है वो चीज, स्टार्टिंग में लगता है मैं पढ़ नहीं रहा, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें भी बहुत ऐड होती हैं बाद में। बिल्कुल। तो एग्जाम्स तो मैंने आईबीपीएस पीओ का दिया है, सीडीएस दिया है मैंने 2 बार, दोनों बार क्लियर हो गया था मेरा। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश मेरी ठीक थी, मैथ्स ये थोड़ी बहुत एसएससी के चलते आ गए। एफकेट के लिए मैं एलिजिबल नहीं था, वो मैं देना चाहता था। एलिजिबल क्यों नहीं थे? 60% चाहिए उसमें ग्रेजुएशन। अच्छा, हालांकि सीडीएस से इजी आता है एफकेट। ठीक है भाई, देखो मजाक नहीं बना रहे, लेकिन अब ये देखो कि एक पेपर के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, और जो लोगों का जो बेस्ट यूपीएससी के बाद मुझे लगता है एसएससी सीजीएल ही लोग भागते हैं उसकी तरफ ही, वो निकाल लिया इन्होंने। फिर मैंने 2 बार एसएसबी दिया, इलाहाबाद गया एक बार देहरादून गया एएफएसबी के लिए। अच्छा। इलाहाबाद में वही है, स्क्रीन इन तो हो गए थे, कॉन्फ्रेंस में आउट हो गए, बैच ही वॉश आउट हो गया था, कोई भी रेकमेंड नहीं हुआ उसमें। बैच वॉश आउट हो गया था पूरा। इलाहाबाद को कहते भी रिजेक्शन सेंटर शायद, जो भी है, चलो इतना पैशन नहीं था बहुत ज्यादा, वैसे दे दिया एग्जाम तो वही निकल गया था। आईपीएस पीओ का दिया मैंने 2 बार दिया था, उसमें भी मेरे 70+ ही नंबर थे शायद, वो भी टॉपर्स के ही आते हैं, मतलब जो टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं ना उनके। मेरे को ऐसा लग रहा है आप बॉर्न टैलेंटेड हो, एप्टीट्यूड वगैरह ठीक रहा है, ऐसा कह सकते हो। कुछ लोगों के खून में होती है ये चीज कि बिना पढ़े ही असल में वो बैंकिंग के एग्जाम्स में इंग्लिश की वेटेज ठीक रहती है, इंग्लिश में बनते नहीं है, टफ आती है इंग्लिश।
और मेरे उसमें 28.5 28.5 है दोनों प्री में। कुल मिलाकर आपने मौज लेते हो, इतने सारे हाँ। पेपर निकाल दिए। एक IBPS PO का मेंस मेरा मिस ही हो गया, उसमें प्री का एडमिट कार्ड लेके जाना होता है, तो मेरा केयरलेस एटीट्यूड था, मैं लेके नहीं गया, तो मेरा दे ही नहीं पाया मैं मेंस। अच्छा, तो मेंस भाई बाकी सीजीएल सुजल में तो टाइम पे पहुंच जाते थे कि वहां भी बिल्कुल रिक्वेस्ट करके अंदर लास्ट ऑप्शन था ये तो मेरा, ये नहीं होता था 1 साल क्या करता मैं। वहाँ टाइमली पहुंचे हैं भाई। तो भाई हिसार से स्पेशली देखो आए भी आप लोगों के लिए कि आप लोग मोटिवेट हो पाए इनकी जर्नी से, इनकी प्रिपरेशन जो इनकी स्ट्रेटजी रही उससे आप मोटिवेट हो पाओ, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ के प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन इनके जैसे जिन्होंने ज़िंदगी में मौज ली, पढ़ाई तो बहुत ही कम, मतलब ठीक है पढ़ाई तो करी, सीजीएल में रैंक निकाली, तो ये नहीं कहूँगा पढ़ाई नहीं करी, लेकिन पूरी ज़िंदगी में मौज लिया, कुछ भी सेट ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को इनको सेक्रीफाइस करना पड़ा हो, बिना सेक्रीफाइस करते हुए फुल एंजॉयमेंट करते हुए इन्होंने फिर ये पेपर निकाला है। देखिए अब वैसे बच्चे ऐसा हर कोई कह देता है कि मैंने तैयारी इतनी करी या कैसे जो भी, आजकल तो कहते हैं 4 घंटे में सीजीएल निकालो, हाँ, 2 महीने में सीजीएल निकालो। मैं ये नहीं करा, खैर मैं, लेकिन मैं सर को टेक्स्ट बुक के अपने मॉक्स भी दिखा दूंगा मैंने कब कौन सी डेट, अब वो आप हमें स्क्रीनशॉट देना, हम हाँ, वीडियो में लगाएंगे कब कौन सी डेट को मैंने मॉक दिया और मेरे कितने नंबर थे, क्या रैंक थी, और कब कौन सी डेट को मैंने क्या दिया, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी तैयारी मेरी थी 1-1.5 महीना 2 महीने पहले, और कितनी मेरी पेपर देने से पहले हो गई। 25,000 रैंक जो भी मैं बोल रहा हूँ कुछ झूठ नहीं बोल रहा वीडियो बनाने के लिए या कुछ भी ऐसा, हाँ, ना जो ये बोल रहे हैं ना ये झूठ बोल रहे हैं ना, हम किसी को कहते हैं झूठ बोलने के लिए, जो एस्पिरेंट की सच्ची कहानी होती है हम तो वही आपके सामने रख देते हैं। तो भाई आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, मैक्सिमम शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। भाई हैं करण बेनीवाल, इनको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, इनका मैं इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं करा मुझे भी फॉलो करो, कोई भी डाउट हम दोनों में से किसी से भी आप पूछ सकते हो, और सारे लिंक्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बुक्स भी जो इन्होंने बोली हर चीज़ की। मैक्सिमम लोगों के चैनल को शेयर करो, और जाते जाते वही बात, प्रीवियस ईयर पे फोकस रखो, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, फालतू इधर उधर का कोर्सेज वगैरह से भी दूर रहो, लेना है तो ले लो बेशक, यूट्यूब पे सब कुछ है, टाइम वेस्ट लेकिन करो मत यूट्यूब वगैरह पे, फलाना कि ये है वो है ढिमकाना कुछ नहीं, सिर्फ अपने पढ़ाई से मतलब। इंस्टाग्राम वगैरह भी थोड़ा सा तरीके से यूज करो, एक रिफ्रेशमेंट के तौर पे यूज करो तो ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा दिन ही रील्स वगैरह में लगे हुए और पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत 15-20 मिनट का ब्रेक लेना वो ले लो, रील्स मोटिवेशन वाली देख लो जिनसे मोटिवेशन मिलती हो, या सर को देख लो मोटिवेशन उसी से आ जाएगी वर्दी में, जिसको भी आप देखना चाहो कि आपको मोटिवेशन मिले उस चीज से। हाँ, और प्रीवियस ईयर ही है उस पे ही फोकस रखना ज्यादा से ज्यादा, बाकी तो आप तैयारी करोगे जैसे जैसे जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं उनको अपने आप ही समझ आएगा कि कैसे क्या करना है, स्ट्रेटेजी भी खुद बनाने लगेंगे वो, ऐसा नहीं किसी सुन के कि ये ऐसे कर रहा है तो मैं ऐसे करूँ, ऐसा नहीं, आप थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हो उसके हिसाब से, किसी टॉपर के हिसाब से। मैं सर को शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए मुझे अरे आपका शुक्रिया आने के लिए।